यूनाइटेड का मैच हो और यूनाइटेड दूसरों को पॉइंट्स ना दे, वो भी उस वक्त जब यूनाइटेड को मौका है यूनाइटेड के पास कि वो प्रीमियर लीग के टॉप 4 में चले जाए। पर लेकिन हमारी यूनाइटेड जो है वो बहुत बड़े दिल की टीम है। जब कोई टीम स्ट्रगल कर रही है अपनी रन में, विनिंग फॉर्म में, तो यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जो इतनी बड़े दिल की टीम है कि अपने पॉइंट्स लॉस्ट करके दूसरों को पॉइंट्स देती है यूनाइटेड। मैन यूनाइटेड का मैच था अगेंस्ट वुल्व्स, जो यूनाइटेड ने बिल्कुल ही घटिया परफॉर्मेंस दी है। कह सकते हैं वर्स्ट परफॉर्मेंस बाय मैन यूनाइटेड दिस सीजन। इतनी ही गंदी परफॉर्मेंस थी कि अगर एक बार मैच देखें ना, अपने हाथों आंखों से खून निकाले ना, तो मैं बताऊँ कि हाईलाइट तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि आंखें ही नहीं रहेंगे ये मैच देखने के बाद। मैन यूनाइटेड के मैच से पहले हम बात करेंगे कि आर्सेनल की विन अगेंस्ट एस्टन विला, तो आर्सेनल ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है। आर्सेनल ने देखा है कि क्यों इस सीज़न उसे आर्सेनल टीम को हमें डाउट नहीं करना चाहिए कि वो फिर से प्रीमियर लीग को बॉटल कर सकती है। लेकिन ऐसा तो होता रहता है कि आर्सेनल हमेशा क्रिसमस के टाइम टॉप टेक जाती है लीग के, फिर मैन सिटी या लिवरपूल जैसी टीम आके फिर आर्सेनल को क्रॉस करके चैंपियंस बन जाती है। लेकिन इस बार जो आर्सेनल टीम है उसमें एक डिफरेंस हमें दिखती है। उसमें एक विनिंग मेंटालिटी हमें दिख रही है कि हाँ, ये टीम जो है इस बार कुछ जीतना चाहती है, इस सीजन कुछ ना कुछ जीतना चाहती है। आर्सेनल अभी चैंपियन लीग के टॉप में भी है, प्रीमियर लीग के भी टॉप टेबल पे है। 5 पॉइंट की लीड बना चुकी है आर्सेनल अगेंस्ट मैन सिटी। आर्सेनल की मैच की बात करें एस्टन विला, तो स्टार्टिंग के 30 मिनट तो एस्टन विला बिल्कुल ही ब्रिलियंट खेल रही थी। ऐसा लगता है बस मैच कुछ ज़्यादा ही डिसाइसिव होने वाला है, बहुत ही कॉम्पिटेटिव मैच होगा दोनों टीम के बीच में। एस्टन विला भी अपने विनिंग फॉर्म में थी, जो अपनी रिकॉर्ड तोड़ने ही वाली थी। लेकिन फिर आर्सेनल के सामने मैच हुआ और आर्सेनल ने बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया एस्टन विला को। एस्टन विला स्टार्टिंग के 30 मिनट या 20 मिनट आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था गेम को पोजीशन रख रहे थे बॉल को। लेकिन उसके बाद आर्सेनल का ही पूरा गेम था, बिल्कुल आर्सेनल ने ही डोमिनेट किया है पूरे गेम में। आर्सेनल वॉज ब्रिलियंट इन दिस मैच। तो हम बात करें ट्रोसार्ड की, हम बात करें ओडेगार्ड की, हम बात करें जुबिमेंडी की, सब प्लेयर टॉप नॉच लेवल के प्लेयर खेल रहे थे। जुबिमेंडी डिफेंसिव बैलेंस दे रहा था टीम को, और ओडेगार्ड अप टॉप चढ़ के पासेस कर रहा था। और ट्रोसार्ड की क्या ही बात करें, ट्रोसार्ड की वो ब्रिलियंट गोल की बात करें, डिजर्विंग गोल। ट्रोसार्ड को डिजर्विंग गोल था क्योंकि वो बंदे ने इस मैच में दिखाया कि वो हम कहते हैं कि ट्रोसार्ड है उस टाइप का प्लेयर जो 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस तो नहीं देता, लेकिन वो 7 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10 ऐसे परफॉर्मेंस देता ही रहता है हर मैच डे में। ऐसे प्लेयर की टीम को ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे प्लेयर ही हैं जो कभी कभार टीम को मोटिवेशन देते हैं मैच में कि वो टीम विन कर पाए मैचेस को। ट्रोसार्ड की ब्रिलियंट मैच था बिल्कुल ही, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर हम बात करें साका की परफॉर्मेंस की, साका की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं लगी मुझे जितनी मुझे, अगर मैं कहूँ कि एमवीपी कौन था इस टीम मैच में, तो मैं कहूँगा जुबिमेंडी। जुबिमेंडी ने जिस तरह से सपोर्ट दिया है इस टीम को, बैलेंस दिया है आर्सेनल को मैच में अगेंस्ट एस्टन विला, इट वाज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। और ओडेगार्ड की तो मतलब ओडेगार्ड अपने फॉर्म में फिर से आ रहा है, क्योंकि ओडेगार्ड को भी डाउट किया जा रहा था कि ओडेगार्ड क्यों खिला रहे हैं, ओडेगार्ड की जगह एजे को खिला सकते थे, आर्सेनल फैंस ये कह रहे थे। लेकिन ओडेगार्ड ने दिखाया कि वो अभी भी उस टाइप का प्लेयर है जिसे डाउट नहीं करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी अभी भी स्टार्टिंग लेवल में जगह है। आर्सेनल ने तो अपने मैच पॉइंट्स और जीत लिए हैं, क्योंकि आर्सेनल को ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी थे। अगर एक पॉइंट आर्सेनल लॉस करती तो मैन सिटी पीछे खड़ी हुई है, वो मैन सिटी फिर से आ जाती टॉप में। क्योंकि मैं अभी ये दोनों टीम ऐसे ही हैं कि ये दोनों टीम अपने ही मैचेस में जीत रहे हैं, और एक टीम अगर फंबल करती है तो सामने वाली जो टीम है पीछे सेकंड पोजीशन पे, वो उसको क्रॉस करके भी बैठ जाएगी। लेकिन आर्सेनल के लिए अच्छा है कि आर्सेनल ने अपना ईयर ख़त्म किया है प्रीमियर लीग टॉप पे, और लीड बना दिया है 5 पॉइंट्स की मैन सिटी से। लेकिन मैन सिटी के पास एक गेम है हैंड में, कि मैन सिटी अगर वो गेम जीतेगी वो पॉइंट्स थोड़ा सा 2 पॉइंट्स का गैप हो सकता है दोनों के बीच में। लेकिन अभी के लिए मैन सिटी आर्सेनल ने 5 पॉइंट्स का लीड बना दिया, जो बहुत ही बेहतर है आर्सेनल के लिए। अगर हम बात करें मैन यूनाइटेड की, तो मैन यूनाइटेड की कुछ समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैन यूनाइटेड की अभी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कुछ प्लेयर्स हैं जो एफकन के लिए छोड़ के चले गए हैं, बुएमो की बात करें, अहमद दियालो की बात करें, ऐसे प्लेयर्स हैं
सारे टीम्स में ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि इफ़ेक्ट हो जाते हैं एफकॉन की वजह से, उनमें प्लेयर्स लीव करते हैं, लेकिन सब टीम ये बात को सोच कर ही स्क्वाड बनाते हैं। तो मैन यूनाइटेड ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों मैन यूनाइटेड के प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे? अब मैन यूनाइटेड ने ड्रॉ कर दिया है वुल्फ के अगेंस्ट। वुल्फ वो टीम जो प्रीमियर लीग के टेबल में बॉटम में बैठी हुई, चंद पॉइंट लेकर बॉटम में बैठी, और मैन यूनाइटेड ने उनको ही पॉइंट दे दिया अपने ओटी में, अपने ही स्टेडियम में। इट वॉज अ डिस्ग्रेसफुल परफॉर्मेंस बाय मैन यूनाइटेड। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है मैन यूनाइटेड की परफॉर्मेंस। अगर मैं बात करूँ कि किसने ज़्यादा परफॉर्मेंस दी तो शेष्को मुझे खास नहीं लगा इतना। कुछ ऐसी जगह थी जो शेष्को को भरी करना चाहिए थी, क्योंकि वो ऐसी ही पोजीशन है जहाँ आपके स्ट्राइकर को शो अप करना पड़ता है, लेकिन शेष्को ने नहीं किया। और बात करें जर्गजी की, जर्गजी एक गोल उसने मारा है, उसके बाद तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा जर्गजी। बिल्कुल ही गंदी परफॉर्मेंस थी जर्गजी की, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। डोरगू थे, डोरगू जो लेफ्ट विंग बैक की पोजीशन में खेल रहे थे, कुछ मुझे डोरगू की तरफ से कुछ थ्रेट लगे थे कि हाँ कुछ चांसेस बन रहे हैं। बाकी कोई टीम के ऐसे प्लेयर नहीं जिसने मैं कहूँ कि मुझे इतना इम्प्रेस किया है इस मैच में। बिल्कुल ही कोई मेंटालिटी नहीं। वुल्फ ने यही सोच के आए थे कि मैन यूनाइटेड को कैसे बीट कर। वुल्फ को पता था, वुल्फ के मैनेजर्स को पता था कि मैन यूनाइटेड ऐसी टीम है, उनको दे दो बॉल, बॉल दे दो और बैठ जाओ पीछे। मैन यूनाइटेड को बॉल दे रहे और मैन यूनाइटेड को कह रहे कि आओ बनाओ अटैक, आओ आ जाओ बॉल मारो, लेकिन यूनाइटेड वो कर ही नहीं पाई, बिल्कुल नहीं कर पाई। वुल्फ तो पोजीशन रख ही नहीं रही थी। यूनाइटेड ने चांसेस ही नहीं बनाए, चांसेस बनाए तो उसे भर ही नहीं कर पाए। इतनी गंदी परफॉर्मेंस थी यूनाइटेड की। इसलिए बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं यूनाइटेड के जो यूनाइटेड को विन कर देना चाहिए, जैसे कि यूनाइटेड टॉप 4 में भी आ सकती थी, आराम से इजीली टॉप 4 में उनकी पोजीशन बन जाती, लेकिन यूनाइटेड तो यूनाइटेड है। पॉइंट लॉस करना लगता है उनके तो कुछ ऐसे ही फर्ज बन चुका है उनके लिए कि जब वक्त होता है पॉइंट्स जीतने की और टेबल में अपनी अच्छी पोजीशन बढ़ाने की, यूनाइटेड फंबल कर देती है। और हम पिछले कुछ मैचेस में बात करें, उनमें भी ऐसे चांसेस थे कि यूनाइटेड अपनी पोजीशन अच्छी बना सकती थी, लेकिन यूनाइटेड ने फंबल कर दिए, पॉइंट्स लॉस कर दिए। हाँ, अब ऐसा तो लगता है जब भी ऐसे मैचेस आते हैं जब यूनाइटेड लगता है कि यूनाइटेड, हाँ इस मैच में यूनाइटेड कुछ करेगी और अपनी पोजीशन बेहतर बना सकती है, यूनाइटेड वहीं फंबल कर देती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ गलती मैनेजर्स की भी है, कुछ प्लेयर्स की भी गलती है। मैनेजर के पास अभी इस वक्त प्लेयर्स नहीं है, हम मानते हैं कि अफगान की वजह से, लेकिन कुछ यंग प्लेयर मैनेजर ने के लिए आए थे, रूबन एमोरम ने, जो समझ से बाहर थे मेरे। क्यों प्लेयर्स आपके पास है नहीं, आप ऐसे प्लेयर्स को खिला रहे हो जो शायद परफॉर्मेंस दे ना पाए। मुझे थोड़ा बहुत लगा कि एडिन कुछ अच्छा डिफेंसिव खेल रहा था, लेकिन उसे भी सब्स्टिट्यूट कर दिया था। मैनेजर ऐसे मोमेंट्स पे ऐसे प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर रहे, मुझे सब्स्टिट्यूशन यूनाइटेड को बिल्कुल समझ नहीं है कि क्या कर रहा था मैनेजर उसके। यूनाइटेड ने अपने पॉइंट्स लॉस कर दिए जो विन कर देने चाहिए यूनाइटेड को, पॉइंट ले लेना चाहिए थे यूनाइटेड को कि अपने बेहतर कर देते। यूनाइटेड है, लॉस कर दिए पॉइंट। अब बात करते हैं कुछ मैड्रिड की न्यूज़ के बारे में। मैड्रिड के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ आ रहे थे कि रियल मैड्रिड जनवरी के ट्रांसफ़र विंडो में तो बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होने वाली। विंटर ट्रांसफ़र विंडो में मैड्रिड को लगता है कि ये सही वक्त नहीं प्लेयर साइन करने का। क्यों? क्योंकि मैड्रिड को पता है कि इस टाइम उस वक्त सबको पता है कि मैड्रिड की टीम स्ट्रगल कर रही है। अगर मैड्रिड इस वक्त जाएगी ट्रांसफर विंडो में तो सारे प्लेयर जो टीम्स हैं अपने प्लेयर्स को बढ़ा चढ़ा कर ही देंगे, उनके प्राइस टैग को बढ़ाएंगे। तो मैड्रिड को लगता है कि ये सही वक्त बिल्कुल नहीं है जनवरी के ट्रांसफर विंडो में कोई प्लेयर साइन करने का। जाबी अलonso ने कहा था, रिक्वेस्ट किया था मैड्रिड रिपोर्ट से कि उनको एक मिडफील्डर चाहिए, कंट्रोलर मिडफील्डर चाहिए इस टीम के लिए, लेकिन मैड्रिड ने वो रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मैड्रिड ने ये कहा कि जो प्लेयर्स हैं, जो मिडफील्ड में प्लेयर्स हैं वही बेहतर हैं। तो जावी अलonso के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, और मैड्रिड जनवरी ट्रांसफर विंडो में तो एक्टिव होने वाली नहीं। समर ही ट्रांसफर विंडो में एक्टिव होगी, जो प्लेयर साइन करेगी। जैसे मिडफील्डर की बात करें, अगर मैड्रिड के कुछ ऑप्शन हैं, चीमा एंड्रेस जो हमारे ही प्लेयर हैं, जो मैड्रिड ने दे दिया था, लेकिन मैड्रिड पे से बायबैक कर सकती, क्योंकि मैड्रिड ने ऐसे डील की है बायबैक क्लॉज सस्ते में मैड्रिड को पड़ सकती है। और निको पास जो है वो भी समर विंडो में कंफर्म दिख रहे हैं कि वो आ सकते हैं समर विंडो में मैड्रिड में ही। मस्तन दोनों के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे थे कि मस्तन दोनों लोन पर जा सकते हैं, जैसे एंट्री लोन पर गए थे, क्योंकि ऐसे न्यूज़ आ रहे थे कि मस्तन तो लीव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई मैरिड ऑफर एक्सेप्ट नहीं करे मस्तन दोनों के लिए, जो क्लब्स ऑफर कर रहे हैं लोन ऑफर मस्तन दोनों के, क्योंकि मैड्रिड को लगता है मस्तन दोनों तो एक मस्ट प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है स्क्वाड के लिए। तो मस्तन दोनों को लीव अभी लोन के लिए भेजना तो बिल्कुल ही मैड्रिड की कोई ऐसी
सोच में नहीं है कि मासूम को लोन पे भेजे, वो सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर रही है। गोंज़ालो गार्सिया के लिए जुवेंटस है, वो सोच रही है ऑफर करने की। अगर केनिन यिल्दीज चाहते हैं जुवेंटस से, तो जुवेंटस जो है उनका टारगेट होगा गोंज़ालो गार्सिया। और मैड्रिड ये सोच रही है कि अगर गोंज़ालो गार्सिया को वो सेल करेंगे तो ऐसे ही ऑफर पे सेल करेंगे जैसे कोमो को निको पास को सेल किया था, कि उनको अगर गोंज़ालो गार्सिया की फिर से परफॉर्मेंस बेहतर आई तो मैड्रिड उनको फिर से बायबैक क्लॉज के जरिए फिर से परचेस कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें कि विनी के सिचुएशन के बारे में। विनी का सिचुएशन ऐसे है कि अभी मैड्रिड टीवी को विनी ने इंटरव्यू दिया था, जो ओपन ट्रेनिंग सेक्शन हुआ था मैड्रिड का, जिसमें विनी ने कहा था कि इस साल कुछ बेहतर करेंगे और विनी बिल्कुल काम है इस सिचुएशन में और कुछ नहीं सोच रहे। तो विनी की सिचुएशन की बात करें कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की क्या सिचुएशन है, मैड्रिड तो चाहती है विनी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे और विनी भी चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो। लेकिन अगर विनी लीव करते हैं, अगर विनी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं न्यू, तो मैड्रिड उनको सेल लिस्ट में लगा देगी और विनी के लिए कोई ऑफर आएगी। अगर विनी सेल आउट होते तो मैड्रिड ये प्लान करेगी कि चांसेस विथिनिया को बाय करने की। लेकिन मुझे ऑप्शन समझ नहीं आ रही विथिनिया को कैसे बाय करोगे। बीएसजी के साथ हमारी बनती नहीं। एम्बापे के जो इतने हुए थे प्रॉब्लम्स एम्बापे की वजह से, एम्बापे जाने से पीएसजी और रियल मैड्रिड की तो बिल्कुल रिलेशन खराब हो चुके हैं। मुश्किल ही है कि पीएसजी ऐसे ऑफर एक्सेप्ट करे मैड्रिड से और भी विथिनिया के लिए, जो उनका एक मेन मैन है इस टीम में। जिस तरह की पीएसजी परफॉर्मेंस दे रही है उसमें विथिनिया का बिग पार्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि विथिनिया मैड्रिड के लिए आएंगे। हाँ, अगर प्लेयर को कन्विंस कर पाए मैड्रिड तो ऐसे कुछ चांसेस बन सकते हैं। लेकिन पर्सनली कहूँ तो पीएसजी तो कभी ऑफर ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी विथिनिया के लिए। तो अगर विनी नहीं करते तो मैड्रिड के पास ऑप्शन आएंगे ऐसे बिग प्लेयर साइन करने के जो मिडफील्ड में और सपोर्ट दे सकते हैं। मैड्रिड की एक और मिडफील्ड की टारगेट है केस स्मिथ। वो एक ब्रिटिश प्लेयर है जो मिडफील्ड पोजीशन में खेलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैड्रिड ऐसे प्लेयर के पीछे क्यों भाग रही है। अगर आप ऐसे ही प्लेयर को साइन करना चाहते हो तो आप निको पास को लेकर आ रहे हो, चीमांद्रस के पीछे आप भाग रहे हो, लेकिन इस प्लेयर को भी आप टारगेट कर रहे हो। इस प्लेयर के रिगार्डिंग मुझे प्लेयर लगा कि अब यंग प्लेयर है, कह सकते हैं कि पोटेंशियल लगता है ऐसे कि कुछ कर पाए अगर मैड्रिड में उसे मौका मिलता है। हाँ, अगर मैड्रिड उसे साइन करती है, लेकिन अगर वो स्टार्टिंग 11 के लिए उसको साइन करना चाहते हैं कि उनको डायरेक्ट लेकर आएंगे और टीम के अंदर ही डाल देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइप के प्लेयर हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और मैड्रिड भी सोच रही है कि डिफेंस लाइन को कैसे बेहतर कर सकते, क्योंकि चांसेस है एल्बा और रोड्रिगर लीव कर सकते हैं मैड्रिड को समर विंडो में। कारोखाल शायद स्टे करें, लेकिन रुदिगर और एल्बा के मोस्टली चांसेस है कि वो लीव कर सकते हैं। और मार्क गेही के सिचुएशन की बात करें, मार्क गेही तो चाहते हैं मैड्रिड को आने के लिए, उन्होंने अपना ड्रीम डेस्टिनेशन बना दिया है मैड्रिड को। लेकिन डिपेंड्स ऑन मैड्रिड के उनको मार्क गेही चाहिए या नहीं चाहिए। मार्क गेही तो चाहते हैं मैड्रिड आने के लिए मैड्रिड, लेकिन दो सोचों में बैठी हुई है कि मार्क गेही को साइन करें या ना करें। मार्क गेही को उस वक्त साइन करेंगे कि अगर एल्बा और रुदिगर से कोई एक चाहेगा। लेकिन पर्सनली मैं कहूँ मैड्रिड को डिफेंडर की बहुत नीड है और ऐसे डिफेंडर की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डिफेंडर लाना ही मैड्रिड की मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। डिफेंस को ही इससे आपको मजबूत करनी पड़ेगी। कोनाटे और upamecano वो तो बिल्कुल आउट हो चुके हैं डील से। ये कोनाटे और upamecano के जो एजेंट्स थे उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग लिए थे मैड्रिड से। उनके लिए तो मैड्रिड ने बिल्कुल आउट कर दिया है खुद को इस डील से। इन दोनों की डील तो बिल्कुल ही क्लोज हो चुकी। अब मार्क गेही की डील है जो मैड्रिड इस बारे में सोच रही है। दो हिस्सों में मैड्रिड बटी हुई कि साइन करें या नहीं करें। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि शायद मैड्रिड जा सकती है, बिड कर सकती है मार्क गेही के लिए। बिड की जरूरत नहीं है, मार्क गेही वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने और फ्री एजेंट साइन कर सकते हैं मैड्रिड को। लेकिन मार्क गेही के लिए भी बहुत सारे ऐसे टीम्स हैं, लेकिन मैड्रिड को एक्टिव होना पड़ेगा मार्क गेही के डील के लिए। तो ये थी आज की एपिसोड हमारे ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में और मैनचेस्टर के डिटेल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर से ऑन करना। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।